नमस्कार साथियों, आज जो हमारा सत्र 3 है उसका विषय है मिथक और यथार्थ का मेल। हिंदी साहित्य में, हिंदी फिक्शन में सुपर हीरोज़ का उदय। अगर हम देखें कि हिंदी साहित्य में पहले जो साहित्य लिखा गया है, गढ़ा गया है, वो पौराणिक है, धार्मिक है। उस ज़माने में जो हमारे नायक होते थे वो ऋषि मुनि, राजा महाराजा, देवता या कोई ऐसा पुरुष या महिला होते थे जो प्रजा का शत्रुओं से बचाव करके उनका उद्धार करते थे, उनका कल्याण करते थे। ज़माना बदला, जैसे अभी सत्र 1 और 2 में हम हॉरर से सीधा साइंस पे आए, अब साइंस से हम सीधा माइथो फिक्शन पे आ गए हैं। तो आज हमारे साथ इस विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथी लेखक हैं। तीनों इस विधा के एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। उनकी रचनाएं फ्लाई ड्रीम से आती हैं, आगे भी आती रहेंगी, और काफ़ी रचनाएं फ्लाई ड्रीम से आई हैं जो बेस्ट सेलर की सूची में शामिल हुई है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा अभिलाष दत्ता जी का। अभिलाष दत्ता जी पटना से हैं, टीचर हैं और समाज कल्याण के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। इनकी पुस्तक, इस विधा में जो इनकी पुस्तक है वो है अवतार। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, रोचक है, पाठकों के द्वारा सराही गई है और 2 पार्ट में है। अब हम स्वागत करते हैं नम्र और शालीन सौम्य नम्रता सिंह जी का। इनको लिखने का शौक बचपन से रहा है। कई कहानियाँ इनकी गृह लक्ष्मी, गृह शोभा, सरिता आदि में छपी हैं। शरद पूर्णिमा का चांद फ्लाई ड्रीम से आने वाला इनका पहला उपन्यास था। समर शंख, जो आज का हमारा टॉपिक है, मिथिक, उसी से जुड़ा हुआ है। इस उपन्यास के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरे हमारे साथी हैं नृपेंद्र शर्मा जी। नृपेंद्र शर्मा जी यूपी मुरादाबाद से आई हैं और लेखन का शौक इनको भी है। इनकी भी कई कहानियाँ छपी हैं। ये हमें अपने साथ उस दुनिया में ले जाएंगे जो तिलिस्मी है। मतलब साइंस फिक्शन के बाद हम अब ऐसे सत्र में जा रहे हैं जो माइथो है, और जहाँ पर कल्पना जो इतनी सशक्त है कि हमें भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि यथार्थ क्या है और कल्पना क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं अभिलाष दत्ता जी से। अभिलाष जी, आप हमें और हमारे पाठकों और दर्शकों को बताइए, मिथक और यथार्थ, जब हम इनकी चर्चा करते हैं और जब हम मिथक और सुपर हीरोज़ की बात करते हैं, दोनों ही कुछ ऐसा कार्य करते हैं अपनी कथाओं में, उपन्यासों में, जो असंभव को संभव कर दिखाता है। दोनों ही असंभव को संभव करते हैं, तो अंतर क्या है? तो पाठकों और दर्शकों ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सरल भाषा में। अभिलाष दत्ता जी। सबसे पहले धन्यवाद। जैसा कि मैं प्रश्न समझ रहा हूँ कि मिथक के पात्र और सुपर हीरो में क्या मूलतः अंतर है। देखें तो मिथक जो है वो पौराणिक कथाओं से निकलती हैं और उनकी जो शक्तियाँ हैं वो देवियाँ, एक तरह से देवियाँ हैं और जन्म से मिली हुई हैं, और ये पौराणिक है और ये हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं और प्राचीन है काफ़ी। लेकिन वहीं सुपर हीरो के बारे में जाने तो ये 20वीं सदी में शुरुआत हुई थी और ये आज के समय में चली आ रही है। वहीं पे जहाँ मिथक किरदारों की बात करते हैं, जैसे राम हो गए, अर्जुन हो गए, इनकी एक अपनी दुनिया है, अपना युग है। वहीं सुपर हीरो की जब बात कर रहे हैं तो सुपर हीरो 20वीं सदी में आज के समय में जुड़ रहे हैं। और जहाँ तक इनके उद्देश्य की बात करें तो पौराणिक पात्रों के जो हैं उनका उद्देश्य है कि उनके समाज में कि
सच ये नैतिकता का स्थापना करना, सच्चाई की बुराई पे जीत। कुछ हद तक सुपर हीरो में भी यही चीज़ देखने को मिलता है, लेकिन इसमें मनोरंजन ज़्यादा है और मिथक वाले में मनोरंजक से ज़्यादा नैतिकता पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो दोनों में अंतर भी है और दोनों में कहीं ना कहीं समानता भी मैं देखने को मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो दर्शकों, पाठकों, अभिलाष दत्ता जी ने बताया, लेकिन कुछ उनकी जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए। जैसे पहले के जो साहित्य गढ़े गए हैं उसमें जो नायक थे, हमारे हीरोज़ थे, उनकी शक्तियाँ क्या होती थी, अस्त्र शस्त्र, और आजकल के जो सुपर हीरोज़ हैं उनकी शक्तियाँ क्या है? पहले जो शक्तियाँ होती थी, नायक के पास अस्त्र, जैसे आपने बताया, उनमें ब्रह्मास्त्र है, उस मंत्र साधन के जरिए वो अस्त्र शस्त्र उत्पन्न करते थे जिससे वो दुश्मनों का खात्मा करते थे, ठीक। और ये जो उनके जो अपोजिट साइड जिसको हम लोग विलेन करते हैं, दुष्ट शक्ति कहते थे, उनके पास भी ऐसी शक्तियाँ होती थी। और आज के समय में जब सुपर हीरो को देखते हैं तो उनकी शक्तियाँ विज्ञान से प्राप्त होती है या कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उनके जीवन में वो शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे वो बुराई का खात्मा करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि वो एक देवीय शक्तियाँ थी और ये वैज्ञानिक के तौर पे या कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे उनको वो शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिससे उनका मूलतः काम यही है कि कैसे समाज में अच्छाई बनी रहे, अच्छाई की स्थापना हो। नम्रता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं अभिलाष जी से सहमत हूँ। मिथ की शक्तियाँ जिसे बताया गया है कि वो प्राकृतिक आपदाओं की आपदा बहुत ज़्यादा हो, उन्हें हमने मिथ्य शक्तियों से जोड़ दिया है। आग लग गई कहीं अचानक से, अग्निदेव का कहर है, अग्निदेव बना दिया हमने, आंधी तूफान, वरुण देव या इंद्रदेव का कहर आ गया। और सुपर हीरो तो जैसे मैं पता है कि वही अच्छे शक्तिमान हो गया, सुपर हमारे बीच रहते हैं, वो आम आदमी की तरह रहते हैं। जो कभी कहीं कुछ गलत हो रहा है, अचानक क्या अत्याचार हो रहा है, हमने देखा उनके अंदर की शक्ति जागी, प्रकट हो गए, वो फिर अन्याय ख़त्म करके फिर गायब हो गए, फिर वापस अपने रूप में आ गए। तो मिथ के कैरेक्टर का भी यही काम है, अत्याचार ख़त्म करना, अच्छाई स्थापित करना। सुपर हीरो भी आज के समय में कि उसको नाम हमने सुपर हीरो दे दिया, पहले पौराणिक कैरेक्टर नायक करते थे। तो नृपेंद्र जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जिसको हम मिथक कह रहे हैं वो हमारी शुरुआत है, और जिसे हम आज का विज्ञान कह रहे हैं वो हमारा वर्तमान है। किसी भी वर्तमान के लिए जो आधार होता है वो हमारा भूतकाल ही होता है। अगर भूतकाल ना होता तो हमारा वर्तमान भी ना होता। अभी हमने बात की ब्रह्मास्त्र और परमाणु अस्त्र। ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मांड के द्वारा दिया गया एक अस्त्र है। ब्रह्मांड बिना एटम के उसकी परिकल्पना हो नहीं सकती। तो हो सकता है कल का जो ब्रह्मास्त्र था वही आज का एटमिक अस्त्र हो। तो यही कहना चाहूँगा। तो हमारे तीनों साथी लेखकों ने बताया कि जो सुपर हीरो जो मिथक में होते थे हमारे नायक, जो आम आदमी से ऊपर हो वो सुपर है। मतलब उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो समाज में शांति की स्थापना करती है, समानता की स्थापना करती है। तो अभिलाष जी, आपका जो अवतार है, आपने अवतार लिखा, 2 पार्ट में लिखा। लिखना सच में मुश्किल है, 2 भागों में किताब को ले जाना और पाठकों को बांधे रखना मुश्किल है। मैं और हमारे सभी पाठक और दर्शक जानना चाहेंगे इस किताब के बारे में। पहले तो मैं बता दूं कि अवतार जो है फ्लाई ड्रीम्स पब्लिकेशन से रिलीज हुई है। और ये पहले किसी दूसरे पब्लिशर, सेल्फ पब्लिशर से था और इसका नाम भविष्यत था। और ये उसी साल साहित्य अकेडमी में युवा श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ जो उस साल की पुस्तक होती है 15 या 16 किताबों की, उसमें वो चयनित हुई थी। और उसी साल फ्लाई ड्रीम्स ने इसे रिलीज किया था, वो लिस्ट जारी होने से पहले, ठीक। तो फिर उसका हम लोगों ने नाम चेंज किया अवतार करके। तो इसकी जो क्या है, पहले चैप्टर जो पहला रक्षक जिसको हम कहते हैं, जिसमें वो महादेव के आंशिक गुण थे, तो वो
वो पहला चैप्टर या पहला अध्याय 2017 में लिखा गया और उसका दूसरा चैप्टर 2020 में लिखा गया और 2020 के लास्ट में फिर किताब खत्म हो गई। तो ये बीच के 3 साल कहाँ गए? तो बीच के 3 साल उसमें ऐसे चले गए कि पहले चैप्टर में तो मैंने कल्पना का सहारा ले लिया, लेकिन जब अब उसे एक्सपैंड करना था, उसे एलेबरेट करना था, तो मुझे चाहिए थे तर्क, रिसर्च। वो कहाँ से आएंगे? तो उसके लिए मैंने फिर अपने जो पौराणिक किताबें हैं, पुराण हैं, वेद है, लाइब्रेरी में जा के उसे पढ़ा, क्योंकि मैं कल्पना का तभी तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब ज़्यादा अगर आप कल्पना लेने जा रहे हैं तो आपको तर्क देना ही पड़ेगा, बिना लॉजिक के आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो वो 3 साल मैंने उसमें दिया कि अगर अपनी किताब में डेजा वू का जिक्र कर रहा हूँ तो उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। अगर मैं मल्टीवर्स का जिक्र कर रहा हूँ तो समांतर ब्रह्मांड जो है हमारे पौराणिक किताबों में काफ़ी ज़्यादा उसका जिक्र है। तो वो सब कुछ बनते बनते उसमें मल्टीवर्स आ गया, ये कि डेजा वू आ गए, फिर से महादेव के आंशिक 4 अवतार आ गए जो कैसे, और ये कहानी भविष्य की चली गई साल 2050 में, क्योंकि इसका जब ये दूसरे पब्लिशर से आई थी तो उसका नाम भविष्य था। बाद में हम लोगों ने इसका नाम को रिनेम किया। तो इसमें कहानी ये थी कि 4 महादेव के आंशिक अवतार आएंगे जो महादेव के 4 बताए हुए रास्ते से जाएंगे। एक संगीत समुदाय से आएगा, एक वैराग्य समुदाय से आएगा, एक नृत्य समुदाय से आएगा, एक प्राकृतिक समुदाय से आएगा, जो महादेव के 4 प्रतिपादित रास्ते हैं। तो अब इसके साथ दिक्कत क्या है कि आप इसमें नया क्या जोड़ सकते हैं और क्या नहीं जोड़ सकते हैं। एक जब नए किरदार गढ़ रहे हैं जो महादेव के ही गुण को अपना रहे हैं, तो वो आज के समय के हैं और बहुत ज़्यादा आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठता है, क्योंकि मूल के साथ आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते धर्म के मामले में। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन राइज होता है। और वो चारों मिलके कैसे अपनी इस धरती को बचाएंगे और साथ साथ बाकी जो 3 बड़े यूनिवर्स फंसे हुए इस पूरे युद्ध में, उसकी जिक्र है। और फिर बात कर, आपने पूछा कि दूसरी किताब के बारे में, तो हिंदी साहित्य में स्पिन ऑफ का बहुत ही कम जगह लेखनी हुआ है। तो ये जो इसका दूसरा पार्ट लोग इसको कह रहे हैं, मैं इसे स्पिन ऑफ कहता हूँ, क्योंकि जो अवतार 1 था उसके तीसरे चैप्टर में रावण की एक जनजाति है जो आधुनिक युग में एग्जिस्ट करती है, जिसे मतांग जनजाति कहा जाता है श्रीलंका में, उनका जिक्र था। उनकी प्रॉपर स्टोरी मैंने अवतार 2 में लिखा, यानी वो प्रॉपर एक स्पिन ऑफ है जो कैसे मेन स्टोरी लाइन में जुड़ती है, ये मैंने उसमें अवतार में लिखा था। और उनका जिक्र इसलिए था क्योंकि मेरी जो तीसरी कैरेक्टर थी विशालाक्षी, उसके 2 हाथ और 2 छोटे छोटे हाथ पीछे छिपे हुए थे। उन 2 हाथों को कैसे एक नॉर्मल हाथ में बनाना था ताकि उसे 4 हाथों वाला किरदार मुझे दिखाना था। तो इसीलिए उसको मतांग जनजाति के पास इसलिए भेजा जाता है क्योंकि रावण भी अपने मानसिक शक्तियों से 10 सिरों को निकालता था, और मैं उसके साथ उसको लिंक करके जोड़ना चाह रहा था ताकि वो रावण की शक्तियों को अपने में एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सके। बहुत बढ़िया। देखिए अभिलाष दत्ता जी ने कितनी अच्छी बात कही कि अगर हमें मिथक लिखना है तो हमें अपने जो पुराने वेद पुराण हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। कहानी का जो बिंदु है वहीं से स्टार्ट होगा और आगे बढ़ेगा, लेकिन जो पहले गढ़ा गया है, रचा गया है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम चलते हैं नम्रता जी की ओर। नम्रता जी, चूँकि आप एक महिला लेखक हैं और आप मिथिक लिखते हैं और आपका जो समर शंख है प्लाइडीम से की जो बेस्ट सेलिंग सूची है उसमें सम्मिलित है, हमारे पाठकों को ये बताइए कि समर शंख जी की जो कहानी है वो क्या है। जैसे मेरे को इतना पता लगा, मैंने जो पढ़ा जी कि कहानी का आरंभ होता है महाभारत काल के अंत से, जब युद्ध खत्म हो गया जी जी और उसके बीच में नागा और गरुड़ों में संघर्ष चल रहा है। तो हमारे पाठकों को और दर्शकों को बताइए कि ये उपन्यास का कथानक है क्या। जी, तो कथानक इसका महाभारत की लड़ाई की समाप्ति के कई 100 सालों के बाद की है। जैसे हमने टीवी सीरियल में देखा है और किताब में पढ़ा है कि महाभारत के लास्ट में द्वारका नगरी डूब जाती है। युधिष्ठिर जी अपने चारों भाइयों द्रौपदी के साथ स्वर्ग सिधार जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी, इनको तीर लगती है पैर पे, वो भी चले जाते हैं और अभिमन्यु का बेटा परीक्षित राजा बन जाता है। इसके बाद खत्म महाभारत। तो मैंने ये पढ़ी थी तो मुझे ये मन में आया मेरे कि इसके बाद क्या हुआ होगा। जैसे कहते कलयुग आ गया था, द्वापर युग खत्म हो गया था, कलयुग आ गया था। तो
मेरे मन में आया कि भाई इन सब के वंशज तो होंगे ही, और इनके बीच कैसे क्या व्यवहार रहा होगा, क्या घटनाएं घटी होंगी। तो ये दिमाग में मेरे कहानी एक ऐसी आ गई। तो ये महाभारत के कई सौ सालों के बाद की इन्हीं के वंशजों की कहानी है। जैसे कौरव के वंशज हैं इसमें, तक्षक नाग जिनका खांडवप्रस्थ जिनका जला दिया गया था उनके वंशज हैं, और गांधार नरेश शकुनी के वंशज हैं इसमें। और गरुड़ खैर महाभारत में नहीं थे, रामायण में थे, तो उनको गरुड़ नाग की दुश्मनी तो हमें सब पता है कि जनजात उनकी दुश्मनी है। तो इन सब पात्रों ने मिलाकर अच्छी कहानी मेरे मन में बनी कि इनके वंशजों पे और महाभारत के कई साल के बाद अच्छी कहानी बन सकती है। तो वैसे गरुड़ और नाग मेन कैरेक्टर हैं इसमें, पर मनुष्य भी हैं और असुर भी हैं, देव भी हैं जी देव भी हैं, और इन सबको मिला के एक महाभारत जैसी ही कहानी जिसमें प्यार है, नफरत है। जैसे कौरव वंश का एक सूर्यांश है, वो पांचाल की रानी नैनी है, उनसे नफरत करता है। जैसे दुर्योधन द्रौपदी से नफरत करता था बहुत। तो काफ़ी कुछ महाभारत के आगे की कहानी है, महाभारत जैसी ही कहानी है। बड़ी लड़ाई भी इसमें है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और इसमें ये भी दिखाया गया है कि अंत समय में जैसे नाग गरुड़ की दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहूँगा जी कि नम्रता जी, इसमें जो आपका समर शंख है जी, उसमें सत्यता के जो उसकी नज़दीकी है वो ज़्यादा है या कल्पना के पास ज़्यादा है? दोनों है। दोनों है, जी क्योंकि किसी ऐसे कथानक को जो समाप्त हो चुका है उसको गढ़ना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें ध्यान रखना होता है कि मूल पात्रों से छेड़छाड़ ना की जाए। तो आपको बधाई इसके लिए कि आपने एक ऐसी रचना रखी जो पाठकों को पसंद आई, जो हमारे पाठकों को, हिंदी के पाठकों को अपने जो उस साहित्य को जिसको कि मिथिक कहा जाता है, माइथो कहा जाता है, उससे जोड़ती है, उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो तीसरा जो हमारे साथी लेखक है नृपेंद्र शर्मा जी, तो सबसे इनसे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, भूतनाथ चंद्रकांता ये हिंदी साहित्य के ऐसे दो उपन्यास हैं जहाँ से हिंदी साहित्य आम जन के अंदर लोकप्रिय हुआ था। तो इसमें घटनाएं, गायब हो जाना, सुरंगें, गुफाएं, एकाएक भेष बदल लेना, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो नृपेंद्र शर्मा जी ने जो किताब लिखी है उसका नाम ही तिलिस्मी खजाना है। आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। जय नृपेंद्र जी, इस किताब के बारे में हमें और पाठकों को बताइए। तिलिस्मी खजाना तिलिस्म बेस एक वही माइथोलॉजी फिक्शन है। तिलिस्म कोई गप नहीं होता, कोई यकायक होने वाली चीज़ नहीं होती। चंद्रकांता में भी ऐसा कोई तिलिस्म नहीं है जो जादू की तरह प्रकट होता है। हर तिलिस्म के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाबी, कोई ना कोई लॉजिक उसमें भी लिखा है, अगर आप उसको ध्यान से समझें तो। ऐसे ही मेरी किताब में भी है, जहाँ तिलिस्मी दुनिया है, तिलिस्म गढ़े गए हैं, लेकिन हर तिलिस्म प्रत्यक्ष में जो दिखता है वो होता नहीं, उसके पीछे कुछ और होता है। बिल्कुल वैसे जैसे पुराने समय में चाबी वाली घड़ी हुआ करती थी, चाबी भरते थे, अंदर एक स्प्रिंग टाइट होती थी जो धीरे धीरे खुलती थी और सुई को घुमाती थी। अब स्प्रिंग तो किसी को दिखती नहीं थी, लेकिन होती तो थी। वैसे ही तिलिस्म में कोई दरवाज़ा है या कोई ऐसी दीवार है जिसके पीछे दरवाज़ा है, दिख नहीं रहा है, तो उसको खोलने के लिए कहीं ना कुछ होता है। जैसा कि मैं एक सीन आपको बताना चाहूँ। एक दरवाज़ा है जो एक मटके की शक्ल में है, बहुत बड़ा मटका है। अब हमारे जो इसके मेन कैरेक्टर हैं अर्जुन और पंडित, वो एक राजा की हेल्प कर रहे हैं खजाने को ढूंढने में। तो वो लोग उस मटके को पहले तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चूँकि तिलिस्म में ये शर्त होती है कि जो व्यवस्था है आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपको वो व्यवस्था के साथ ही जाना पड़ेगा। तो वो व्यवस्था उसके लिए क्या है उनको समझ में नहीं आता, लेकिन फिर वो इधर उधर देखते हैं। तो उनको वो जो हमारा एक कैरेक्टर है पंडित, उसका दिमाग तेज चलता है, और जो अर्जुन है उसका शरीर बहुत मजबूत है। जादू दोनों में से किसी के पास भी ऐसा नहीं है, लेकिन तो वो क्या करता है, एक पाइप पे कान लगा के देखता है। तो कहता है यार ये पाइप ठंडा है, इसका मतलब इसमें ताज़ा पानी बह रहा है। पहले वो कहता है कि ये
ये पाइप जो है इसमें ताज़ा पानी बह रहा है। तो अर्जुन पूछता भाई कैसे तुमने पता किया? बोले यार मैंने कान लगा के देखा, ये ठंडा लग रहा है, कान पे ठंडा लग रहा है, कान पे सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो वो फिर उसके सहारे जाते हैं, तो उनको नदी में एक बाल लगी हुई दिखती है, वो बाल खोलते हैं तो उसमें मटके में पानी भर जाता है। अब उसमें क्या बेट के सिस्टम से वहाँ वो लगा है दरवाज़ा, मटके में जब पानी भरता है तो वो बेट का सिस्टम वहाँ पे काम करता है, वही बिल्कुल घड़ी की चाबी की तरह उस पर प्रेशर आता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। ऐसे ही पूरे का पूरा तिलिस्म उसमें दिखाया गया है। लेकिन तिलिस्म के साथ ही उसमें क्या है, 2 परियों की भी एंट्री है। परियां हैं तो उनके पास माया है, उनको तिलिस्म की या किसी चाबी की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते। तो उन दोनों के तालमेल के साथ आगे चलते हैं और पूरी की पूरी जो खजाना है वो ऐसे ही तिलिस्म के बीच में छिपाया गया है, जहाँ दरवाजे होते हुए भी दिखते नहीं हैं, दिख जाते हैं तो खोलते नहीं हैं, और खोलने की चाबी वहाँ से कहीं दूर रखी होती है। जिसको ढूंढने जाते हैं तो रास्ते फिर गुम हो जाते हैं, फिर वापस से रास्ते खोजने होते हैं। ऐसे ही करके वो सब चलता है। और सुपर हीरो जैसा या वैसा कुछ नहीं, सारा लॉजिकली है, क्योंकि तिलिस्म लॉजिक पे ही आधारित होता है। नृपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, तिलिस्मी खजाने की खोज हुई। मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, उस खजाने में से 50% 25% मुझे भी दे देना जैसे ही मिले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही मिले। और सोने की अशरफिया भी एक्सेप्टेड है, हाँ और आजकल के जो 500 के नोट है वो भी एक्सेप्टेड है हमें सफर के साथ। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभिलाष दत्ता जी की ओर। ये बताइए अभिलाष दत्ता जी, अवतार लिखते वक्त आपको जो लिखा आपने, इसमें यथार्थ कितना है और कल्पना कितनी है? यानी कि आपको क्या लगता है आसान कि एक जो माइथो फिक्शन राइटर है, ऑथर है, उसको रिसर्च करना ज़्यादा मुश्किल लगता है या इमेजिनेशन ज़्यादा मुश्किल लगता है, या दोनों? ये बड़ा सवाल है कि रिसर्च ज़्यादा कठिन है कि इमेजिनेशन ज़्यादा कठिन है। जब मैं किताब लिख रहा था तो पहला चैप्टर लिखने के बाद जब मैंने कुछ लोगों को दिया पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ऐसी किताबें पहले बहुत लिखी जाती थी बच्चों के लिए। हाँ जी। तो ये सुन के थोड़ा सा मन खटका, तो बच्चों के लिए तो नहीं लिखा था मैंने। वैसे बच्चों के लिए काफ़ी किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन मैंने सोचा था कुछ सीरियस पाठक टाइप के लिए लिखो। तो वह कि अगर आगे बढ़ाता हूँ तो बिना पीछे अच्छा लॉजिक दिए हुए या बिना अच्छा तर्क दिए हुए सब चीज़ों को लोग सीधे डिनाई कर देंगे, करेंगे बच्चों की किताबें हैं, साहित्य किताब इसे नहीं मानी जाएगी। तो फिर हुआ कि वही मैंने पहले ही बताया था कि 3 साल मुझे अलग अलग चीज़ों पढ़ने में समय लगा, रिसर्च करने में समय लगा। बेशक सबसे बड़ा काम है एक लेखक के लिए रिसर्च और इमेजिनेशन में संतुलन बनाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बिना रिसर्च के आपकी कहानी को वो जड़ जो कहते हैं बेस वो नहीं मिलेगा, और बिना इमेजिनेशन के आप सीन को नहीं सोच पाइएगा। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो कहते हैं कल्पना करना वो थोड़ा कठिन है, लेकिन उस कल्पना को करते हुए जब आप सीन लिख रहे हैं तो उसके पीछे का जो लॉजिक होना चाहिए वो आपको रिसर्च से मिलेगा। तो रिसर्च आपकी कहानी को जड़ प्रदान करता है और कल्पना आपकी कहानियों को एक गति प्रदान करता है। तो मेरे लिए कल्पना थोड़ा ज़्यादा कठिन था, और रिसर्च के लिए आज के समय में इतने ज़्यादा सोर्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन भरे हुए हैं। इवन मेरे यहाँ मेरे दादाजी के टाइम से सारे पुराण रखे हुए थे, वो काम आ गए। मेरे मम्मी पिछले 10 सालों से कल्याण पत्रिका ले रही हैं, वो काम आ गए पढ़ने के लिए। तो एक कहते हैं पठन पाठन का माहौल अगर घर पे हो तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाता है उस चीज़ का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो नम्रता जी, सेम प्रश्न आपसे भी है। समर शंख लिखते वक्त जी आपके लिए क्या मुश्किल रहा या क्या आसानी, किस में आपको आसानी महसूस हुई? यानी कि जब आपने समर शंख लिखा उसके लिए आपने जो रिसर्च वर्क किया उसमें ज़्यादा आसानी हुई या कल्पना के सारे आपने सारा लिख दिया? ये परेशानी तो ऐसी कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पुराण मिथक पे लिखना, और इस शुरू से इतनी कहानियाँ मैंने इन सब पे पढ़ी हुई है, महाभारत रामायण और भी बहुत सारे कैरेक्टर, कृष्ण भगवान जी पे बहुत सब इतनी किताबें पढ़ी थी कि बहुत कुछ खास परेशानी नहीं हुई। एक तरह से कहा जाए मज़ा आया लिखने में। और मतलब आपका जो, जैसे आपका मैं आपका परिचय देख रहा था तो आपने लिखा है कि बचपन से ही शौक रहा पठन पाठन का। जी जी तो आप बात को देखिए, पठन पाठन का क्या महत्व है ज़िंदगी में। पठन पाठन से आप अपने
कॉलेज में BA MA MSc की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप पठन पाठन करेंगे तो यदि अगर आपका विचार हुआ कि आपको लेखन करना है तो आपको लेखन में भी आसानी होगी। तो आप सबसे यही है कि पढ़ते रहिए और लिखते रहिए और हमारे पास आइए, फिर हम आपकी किताबें छापेंगे। तो नृपेंद्र जी, सेम क्वेश्चन आपसे भी है। तिलिस्म एक ऐसा विषय है जो हमें कल्पना लोक में ले जाता है। आपने भी बचपन से पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है जी, बहुत। तो क्या इसके लिए, इस किताब के लिए आपने कुछ खास तैयारी करी? नहीं, इसके लिए मैंने कोई ऐसी खास तैयारी नहीं की। एक्चुअली ये 98 में मैंने एक सपनों की दुनिया करके एक कहानी लिखी थी। हाँ। उसमें जो है ये यही कहानी थी, लेकिन छोटे उसमें थी बहुत। तो एक मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगा। हाँ, इसी किताब से जुड़ी हुई एक बात है। हमारे गांव में क्या एक पुराना उसका पेड़ हुआ करता था, पाकड़ का, एक तालाब के किनारे। पाकड़ एक पिलखन बोलते हैं, पिलखन पाकड़। अच्छा। तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि उस पर परियां आती हैं और वहाँ पर नृत्य करती हैं, और कई लोग जो है उसके बारे में बताते थे। तो एक हमारे मित्र हैं अर्जुन सिंह, उसका नाम इस कहानी में हमने ऐसे एजिड रखा है, अर्जुन सिंह। तो एक दिन बोले कि यार ये परियां अरियां लोग कहते हैं, तो क्यों ना इसको जो है एक बार देखा जाए। पता किया भाई किस दिन आती हैं, किसी ने बताया फला तारीख में, मतलब वो एक तिथि होती है अपनी, वो तिथि में आती हैं। तो किसी बहाने से घर से वहाँ पे गए और प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, बस कहानी वहाँ से एक जन्म ले गई। तो उस कहानी को लिखा गया परियों का नृत्य के नाम से, कि भाई एक पेड़ है, वहाँ नृत्य हो रहा, परियों का, वो प्रसाद खाने के लिए दे रही है उनकी बात। वही ये तिलिस्मी खजाना का एक छोटा सा हिस्सा है वो कहानी आज की डेट में। जब मैंने जैन जी को वो बताई तो बोले यार इस पर तो एक पूरी कहानी किताब ही हो जाएगी। तो वो फिर पूरी किताब हो ही गई। वो फिर एक किताब हुई, फिर उसी का अगला भी आ गया, फिर अभी और भी 2 उसके आने वाले हैं उसी से रिलेटेड। तो चलिए देखिए, नृपेंद्र शर्मा जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि अपने एक मित्र को, जान पहचान वाले को ही अपने किताब में एक पात्र बनाकर पेश कर दिया। तो देखिए, लेखकों से जुड़ने का ये भी फ़ायदा होता है, वो कभी ना कभी आपको अपनी किताब में एज ए कैरेक्टर यूज़ कर लेते हैं। तो मैं अगला सवाल नम्रता जी से करूँगा। मैं जब से इस मंच पर बैठा हूँ या नम्रता जी से मिला, वो सवाल मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ कर रहा है। सवाल यह है कि हिंदी साहित्य में महिला सुपर हीरो जो है बहुत कम है, तो ऐसा क्यों है? सवाल मेरा ये है। लेकिन मैं उसके साथ एक बात जोड़ना चाहूँगा। ऑडिटोरियम में बैठी हुई सभी महिलाएं, बच्चियाँ, ज़रा ध्यान दीजिए। नम्रता जी, क्या आपको ये नहीं लगता हर महिला एक सुपर हीरो है? जी बिल्कुल। देखिए, ऑफिस, घर, समाज, रिश्तेदारी, इन सब के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए अपनी पहचान बनाए रखना, क्या यह सुपर हीरो नहीं है? बिल्कुल है। तो हिंदी साहित्य में जब हमारा देश, जहाँ पर कहा जाता है, जहाँ पर नारी को देवी मान के पूजा की जाती है, वहाँ पर पूजा तो की जाती है, लेकिन वहीं पर नायिका को एज ए सुपर हीरो मानने में हिचकिचाहट होती है। मैं नम्रता जी से इस विषय पे उनके विचार जानना चाहूँगा। जी, ये मुझे भी सुपर हीरो जैसा ही फील हो रहा है यहाँ बैठ के। हाँ जी। बहुत बड़ा मौका है। तो सर, सुपर हीरो तो है हमारे कहानियों में, देवी माता कई आने पर उनको इतना विस्तार नहीं मिला है जितना विस्तार हमारे नायकों को, हमारे देवताओं को मिल गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी पे इतना विस्तार से सब कुछ लिखा गया है, उसके राधा जी पे, रुक्मणी जी पे क्या लिखा गया है? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके बारे में लोगों को शायद कुछ पता नहीं है कि राधा जी का जो किरदार है वो आखिरी वहीं पढ़ते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ के चले गए तो राधा जी का उनका आखिरी मिलन, उसके बाद ख़त्म हो जाती है राधा जी का कहानी। वहाँ पे किसी को नहीं पता, उसके बाद क्या पता है तो बहुत कम पता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी कहानी इसकी आगे भी चलती रहती है, जब लंबी चलती रहती है। और भगवान शिव जी की देखिए इतनी लंबी, इनका किरदार उनका लंबा है, सशक्त है, जबकि पार्वती जी का भी कम नहीं है। पर हम किताबें या नावल भी लिखते हैं तो उनकी अर्धांगिनी के रूप में ही दिखाया गया है। और माँ सीता का भी यही है,
हालांकि अब कई राइटरों ने कोशिश अब कर रहे हैं कि उन पे भी अलग से लिखा जाए, जैसे महाभारत की कई कैरेक्टर पे नरेंद्र कोहली जी ने लिखा हुआ है, कुंती पे लिखा है, द्रौपदी जी पे लिखा हुआ है, हिडिम्बा पे लिखा है, जो जिसका मतलब बहुत कम रोल है महाभारत में, उन पे भी एक पूरी किताब लिख दी है। तो सच ये है कि मतलब लोगों को मालूम नहीं है विस्तार से कि इन लोगों के बारे में क्या लिखा जाए। लोग छेड़छाड़ नहीं करना, अलग से कल्पना नहीं करना चाहते हैं कुछ भी कि गलत लिख दिया तो लोग आपत्ति करेंगे। तो मुझे लगता है शायद यही रीज़न है कि लोगों को पता नहीं है कि इनके बारे में और रिसर्च की ज़रूरत है, इनके बारे में कि और मतलब देवताओं के समझ ये मतलब बराबरी पे क्या लिखा जाए इनके बारे में। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप लेखन में आए तो अपने महिला पात्र को सशक्त रखिए। अगर माइथो लिख रहे हैं तो हमारे माइथोलॉजी में सीता माता है, अहिल्या है, रुक्मणी है, द्रौपदी है, ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको अभी स्कोप नहीं मिला है। इनके ऊपर लिखिए, किताबें लिखिए, इससे जन चेतना बढ़ेगी, हमारा जो युवा है अपनी जड़ों से जुड़ेगा। अब मैं अंतिम प्रश्न लेता हूँ आप तीनों से। आस्था, यथार्थ और कल्पना भारत का आधार है, हमारे साहित्य का आधार है। यदि आपको अगर नई रचना रचनी हो तो इनमें से किसी एक का ही चुनाव करना है, तो आप किसको चुनेंगे? काफ़ी मुश्किल वाला प्रश्न है। प्रश्न मैं रिपीट कर देता हूँ, आस्था, यथार्थ और कल्पना। किसी एक का चुनाव तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। हाँ जी जरूर। कल्पना और यथार्थ। आस्था को मैं एक समय के लिए साइड भी कर दूं, लेकिन मैं अगर कल्पना कर रहा हूं तो मुझे उसे यथार्थ के साथ जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए मेरे लिए। ठीक है, नम्रता जी? मुझे लगता है मैं आस्था के साथ जाना चाहूँगी कि किसी विशेष इंसान के किसी विशेष विषय के लिए आस्था, बहुत गहरी आस्था अपने आप में ही कल्पना का रूप से ले लेती है। तो मुझे लगता है कि आस्था कल्पना कुछ अलग है। ठीक है, नृपेंद्र जी? मैं अभिलाष जी से सहमत हूँ। कल्पना को यथार्थ से जोड़ के लिखना एक अच्छी कहानी को जन्म दे सकता है। आस्था पे भी लिखा जाता है, लिखते हैं, और मेरी लेखन में आस्था है। सबसे बड़ी बात बस मैं यही कहूँ। तो देखिए, हमारे तीन लेखक मित्र मंच पर हैं और तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। अभिलाष दत्ता जी कहते हैं यथार्थ और कल्पना के साथ जाएंगे, नम्रता जी कहते हैं आस्था के साथ, और नृपेंद्र जी भी कहते हैं आस्था के साथ। तो अगर आस्था है तो आप यथार्थ की खोज करेंगे और उसके सारे कल्पना रचेंगे, और अगर आप यथार्थ में मानते हैं तो आपको फ्री पास मिलेंगे कल्पना लोक में जाने के लिए, क्योंकि यथार्थ हमें आधार देता है कल्पना लोक में जाने का। तो चूँकि आज का हमारा विषय है मिथक और यथार्थ का मेल और हिंदी फिक्शन में सुपर हीरो का उदय, मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करते हुए बस ये जोड़ना चाहूँगा, हिंदी फिक्शन में सुपर हीरो है वो पराग्रहियों से लड़ते हैं, एलियन से लड़ते हैं, कोई ऐसा केमिकल फार्मूला है जिसकी चोरी के लिए कोई आ गया है, उससे लड़ते हैं, उसको देश को बचाते हैं। लेकिन क्या इस वक्त आज के युग में हमें किसी एक ऐसे सुपर हीरो की ज़रूरत नहीं है जो देश से भ्रष्टाचार ख़त्म कर दे? जो हमारी दिल्ली भारत की शान है, यहाँ से जो ऐसे जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं इनको समाप्त कर दें। जो हमारे बच्चे जो देश का भविष्य है, उनके हाथों में जो ये मोबाइल है उससे वो कुछ ऐसा नया सीखें जो उनकी पढ़ाई में भी हेल्प करे और उनका विज़न भी बढ़ाए। हमें ऐसा एक सुपर हीरो चाहिए। आज के वक्त की मांग ये है जो हमें ऐसी नई दिशा दे सके जिसके सारे हम आने वाले भविष्य के अंदर सावधानी पूर्वक और सुरक्षा के साथ कदम रख सके।